This is my student support system. Keep watching, keep learning. हेलो, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ लेबर के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ लेबर होता है ए सीरीज ऑफ मूवमेंट्स दैट अकर ऑन द हेड इन द प्रोसेस ऑफ adaptation during its journey through the female pelvis during labor. This is known as mechanism of labor। अर्थात ये ऐसी इवेंट्स होती हैं या सीरीज ऑफ इवेंट्स होती हैं जिसमें डिलीवरी के दौरान जो फीटल हेड है उसका मूवमेंट बताया जाता है, और हर टाइप के प्रेजेंटेशन के लिए ये जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे वो जस्ट एक गाइड है कि किस टाइप से मूवमेंट होती है या मैकेनिक्स चलता है। बट अगेन ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैकेनिज्म है वो हर प्रकार की डिलीवरी के लिए हर अलग अलग हो सकता है, चाहे प्रेजेंटेशन सेम। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि जो आज की क्लास में मैकेनिज्म पढ़ेंगे वो कौन सा है। वो है नॉर्मल लेबर के लिए मैकेनिज्म। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म फॉर नॉर्मल लेबर। ओके, अब नॉर्मल लेबर को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। नॉर्मल लेबर के लिए ये ज़रूरी है कि जो लाई है दैट शुड बी लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, बिल्कुल वर्टिकल होना चाहिए बच्चा गर्भ के अंदर, यूट्रस के अंदर, और प्रेजेंटेशन सिफेलिक हो। ठीक है, तो हेड नीचे होना चाहिए, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। द पोजीशन इज, और हेड की पोजीशन क्या होगी, राइट और लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, LOA या ROA। तो ये पोजीशन होती है तब डिलीवरी नॉर्मल होती है। उसी का हम मैकेनिज्म यहाँ पर स्टडी करेंगे। इसी प्रकार जो एटीट्यूड है वो फ्लेक्शन होना चाहिए, आगे की ओर झुका हुआ। डिनोमिनेटर ऑक्सीपट होना चाहिए, ये सामने डिनोमिनेटर होना चाहिए, और जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो होना चाहिए पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एंटीरियर पैराइटल बोन। तो ये कंडीशन नॉर्मल लेबर की है, और इसमें क्या मैकेनिक्स होता है वो हम आज स्टडी करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, और जो सीक्वेंस है इवेंट्स का वो फिक्स होता है। तो वही सीक्वेंस आपको रखना है, और इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए एक बहुत ही ईजी मेथड है। एक वर्ड आपको याद रखना है, EDFI-CRE, EDFI-CRE। तो इसके हर एक वर्ड से आपका एक इवेंट बनेगा। E मीन्स एंगेजमेंट, D मीन्स डिसेंट, F मीन्स फ्लेक्शन, I मीन्स इंटरनल रोटेशन, C मीन्स क्राउनिंग, E मीन्स एक्सटेंशन, R मीन्स रेस्टिट्यूशन। दूसरे लास्ट में जो सेकेंड लास्ट E आ रहा है उसका मतलब है एक्सटर्नल रोटेशन, और लास्ट E का मतलब है एक्सपल्शन ऑफ शोल्डर्स और ट्रंक। ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लेबर में होते हैं और इसी को मैकेनिक्स कहा जाता है। तो एक एक करके जान लेते हैं कि इसमें क्या होता है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है दैट इज एंगेजमेंट। एंगेजमेंट क्या है? एंगेजमेंट इज ए प्रोसेस बाय विच द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ बेबीज हेड, वाइडेस्ट पार्ट कौन सा होता है? ये टेम्पोरल वाला, ठीक है ना। बाई टेम्पोरल जो डायमीटर होगा वो वाइडेस्ट होगा। ये जब पेल्विक इनलेट में को क्रॉस करके और ट्रू पेल्विस में एंटर कर जाता है तब इसको हम एंगेजमेंट कहते हैं। ओके, सो व्हेन द बाईपैराइटल डायमीटर पासेस थ्रू द फीमेल pelvis inlet or brim, it means it is engagement. And successful engagement indicate that the pelvis is large enough for safe normal delivery. ओके, और यदि एक बार एंगेजमेंट हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि अब 90% जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो जाएगी, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आने वाला नहीं है, क्योंकि पेल्विक ब्रिम को हेड ने क्रॉस कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास डिसेंट, ठीक है ना। डी से डिसेंट। डिसेंट का क्या मतलब होता है? डिसेंट इज द प्रोसेस वेयर द बेबीज हेड और प्रेजेंटिंग पार्ट
मूव डाउनवर्ड्स थ्रू द ट्रू पेल्विस इनटू द बर्थ कैनाल, ओके, मीन्स वेजाइना। तो इतना जब ये आगे प्रोग्रेस करेगा तो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, डिसेंट, ठीक है ना। मतलब जो फीटस है वो नीचे लगातार आता है, नीचे की तरफ डिसेंट करता है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिसेंट कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस होता है, कभी धीरे और कभी तेज। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, इट इज़ स्लो एंड इनसिग्निफिकेंट इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में ये स्लो होगा, बट सेकेंड स्टेज लेबर में ये जो डिसेंट है वो काफ़ी तेज हो जाता है। और कंप्लीट ये प्रोसेस माना जाता है जब फीटस एक्सपेल हो जाता है, पूरा डिलीवर बच्चा हो जाता है। तो डिसेंट प्रोसेस जो है वो तब तक चलता ही रहेगा। नेक्स्ट मैकेनिज्म में आता है फ्लेक्शन। अब फ्लेक्शन क्या है, फ्लेक्शन ऑफ द नेक ऑफ द बेबी, ठीक है ना। तो फ्लेक्शन एट द नेक इज अचीव्ड आइदर ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्विक्स, द वॉल्स ऑफ द पेल्विस और बाय पेल्विक फ्लो। तो जब बच्चा डिसेंट हो रहा होता है तो उसके बाद जो रेजिस्टेंस उसको मिलता है तो है नेक ऐसे फ्लेक्स हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो लीस्ट डायमीटर वाला जो पार्ट है वो फिर आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है ना। तो कौन सा पार्ट बढ़ेगा, जहाँ पर ये ऑक्सीपुट है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए अपने आप फ्लेक्शन हो जाता है बेबी का हेड, ठीक है। तो नेक्स्ट होगा ये फ्लेक्शन। इट हैज़ बीन सीन दैट फ्लेक्शन प्रीसीड्स इंटरनल रोटेशन और समटाइम कोइंसाइड इट। अब जो नेक्स्ट मैकेनिज्म का पार्ट आता है वो होता है इंटरनल रोटेशन। अब इंटरनल रोटेशन या तो फ्लेक्शन के बाद होता है और या दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं। फ्लेक्शन क्यों ज़रूरी है, फ्लेक्शन इज एसेंशियल फॉर डिसेंट। प्रॉपर यदि डिसेंट होना है यानी नीचे लगातार आना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हेड फ्लेक्स हो। इससे क्या होगा, इट रिड्यूसेस द शेप एंड साइज ऑफ द प्लेन एडवांसिंग डायामीटर ऑफ द हेड। तो जो ये डायामीटर होगा, जो शॉर्टेस्ट डायामीटर होगा वो आगे की तरफ प्रोसीड करेगा। और ये तभी कर पाता है जब प्रॉपर फ्लेक्शन हेड का होता है फीटस का, ठीक है। अदरवाइज वो रेस्ट कर सकता है, वहाँ पर रुक सकता है, तो इसलिए ये फ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो देखा जाए तो बेबी जो है वो, जब बेबी का जो हेड है वो अपने आप अपना रास्ता बना लेता है, ढूंढ लेता है। नेक्स्ट आता है इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन क्या है, इंटरनल रोटेशन इन द लेबर इज द प्रोसेस वेयर फीटल हेड पिवोट इनसाइड द मदर्स पेल्विस। मदर की पेल्विस के अंदर ही थोड़ा सा रोटेट करता है हेड। कितना रोटेट करता है, 45 डिग्री, मीन्स 1/8 ऑफ द सर्किल। और पोजीशन अपनी चेंज कर लेता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो पोजीशन थी वो क्या थी, जब डिसेंट हो रहा था या तो LOA थी या ROA थी, ओके। राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर और लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। इस पोजीशन से 1/8 ये मूव करके रोटेट करके कौन सी पोजीशन में आता है, एंटीरो पोस्टीरियर, ठीक है ना। तो ये यहाँ से मूव करेगा और एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसको सबसे लार्जेस्ट डायमीटर इस समय आउटलेट पे मिलता है, ठीक है। तो ये पोजीशन क्यों होती है, ये अपने आप पेल्विक फ्लोर के साथ साथ चलते हुए मूव कर जाता है टू अलाइन द लॉन्गेस्ट डायमीटर ऑफ द पेल्विक आउटलेट। और लॉन्गेस्ट डायमीटर कौन सा होता है, AP वाला, ठीक है। उसके बाद क्राउनिंग होती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो स्टेप है मैकेनिज्म का वो है क्या, क्राउनिंग, ओके। व्हाट इज क्राउनिंग, क्राउनिंग इज अ स्टेट इन द मैकेनिज्म ऑफ लेबर वेयर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बेबीज हेड, और लार्जेस्ट पार्ट कहाँ होगा, बाई टेम्पोरल के यहाँ पर। तो इतना पार्ट जो है वो शो करता है, दिखाई देने लग जाता है, ठीक है ना, थ्रू द वेजाइनल ओपनिंग। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, लगभग पूरा हेड दिखाई दे रहा है। तो इसी को हम क्राउनिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो क्राउनिंग भी एक प्रकार का पॉजिटिव साइन है
कि अब बच्चे का जो हेड है वो अरेस्ट नहीं होगा, वो पेल्विक आउटलेट से बाहर आ चुका है। ओके, अब इस समय क्या है कि जो भी कॉन्ट्रैक्शन होंगे उससे बेबी आगे डिसेंड तो होगा, बट रिलैक्सेशन के दौरान रिसीड नहीं होगा, वापस नहीं जाएगा, वहाँ से आगे ही आएगा, नीचे ही आएगा, ऊपर वापस नहीं जाएगा। इट अकर इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर आफ्टर द सर्विक्स इज फुल्ली डायलेटेड। और ये क्राउनिंग कब हो जाती है? ये सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में ही होती है, जब सर्विक्स फुल्ली डायलेट होता है और बेबी बाहर की तरफ आ रहा होता है। नेक्स्ट जो इसका स्टेप आएगा वो होगा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन किसका? नेक का। तो जैसे पहले फ्लेक्शन हुआ था, तो जैसे ही क्राउनिंग होगी और ये बाई टेम्पोरल जो पार्ट है ये वेजाइनल ओरिफाइस से बाहर आ जाएगा, तो उसके बाद हेड डिलीवर होगा। ठीक है ना? तो हेड डिलीवर किस मेथड से होगा? डिलीवरी ऑफ हेड टेक प्लेस बाय द एक्सटेंशन। तो वो एक्सटेंशन मेथड होगा थ्रू कपल ऑफ फोर्स, और फोर्स कई लगती हैं, कपल ऑफ फोर्स लगती हैं। द ड्राइविंग फोर्स पुशेज द हेड डाउनवर्ड्स। वैसे तो जो यूट्रस की फोर्स लग रही होती है वो तो बच्चे को डाउनवर्ड नीचे की तरफ धकेलती है, बट यहाँ पर चिन के पास और यहाँ पर जो उसके पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं वो उसको ऊपर की तरफ धकेलते हैं। तो इस प्रकार नेक का वहाँ पर एक्सटेंशन हो जाता है, और जब एक्सटेंशन होता है तो बेबी का जो हेड है वो बाहर की तरफ आ जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, बेबी का हेड यहाँ डिलीवर हो जाता है, और प्रोसेस क्या है? एक्सटेंशन। क्योंकि ये पार्ट पहले ही डिलीवर हो चुका था, और अब ये जो ब्रो है और जो नोज़ है और माउथ है वो सारा का सारा डिलीवर हो जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर बेबी का हेड पूरा डिलीवर हो गया, और उसमें जो प्रोसेस मैकेनिज्म का क्या था, वो क्या था? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के बाद नेक्स्ट जो आता है प्रोसेस वो है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन क्या है? इट इज़ द विजिबल पैसिव मूवमेंट ऑफ द हेड ड्यू टू अनट्विस्टिंग ऑफ द नेक सस्टेन्ड ड्यूरिंग इंटरनल रोटेशन। कि जो इंटरनल रोटेशन के दौरान थोड़ा सा 45 डिग्री का एंगल में जो रोटेट हुआ था हेड एपी डायमीटर में आने के लिए, वो वापस अपनी वही पोजीशन ले लेता है जो पहले था। ठीक है ना? तो वो वापस से 45 डिग्री एंगल या 1/8 ये रोटेट हो जाता है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, जब डिलीवर हुआ तो एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में है, बट जैसे ही पूरा बाहर आ गया तो फिर ये मूव कर जाता है 45 डिग्री एंगल वापस। ठीक है ना? तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये तो सॉरी, यहाँ पर आपको समझने की यहाँ पर आपको ये समझना की ज़रूरत है कि जो रेस्टिट्यूशन है दैट इज अपोजिट टू इंटरनल रोटेशन। कि इंटरनल रोटेशन में जितना वो मूव किया था, अब वापस आके बाहर आके वापस 1/8 ये घूम जाता है। ठीक है? तो ये होगा हमारा रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन के बाद आ जाता है हमारा एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन क्या होगा? रोटेशन होगा बट बेबी का हेड डिलीवर होने के बाद। तो इस जब ये बाहर आ गया है तब रोटेशन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रोटेशन कहते हैं, है ना? तो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ द हेड विजिबल एक्सटर्नली ड्यू टू इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर्स। क्योंकि अब शोल्डर्स रोटेट हो रहे हैं। अब पहले तो हेड जो है वो एपी डायमीटर में आया था, अब शोल्डर्स एपी डायमीटर में आते हैं। जब शोल्डर्स एपी डायमीटर में आते हैं तो थोड़ा सा शोल्डर्स ऐसे वर्टिकल होंगे, तो उसके साथ हमारा हेड भी मूव कर जाएगा। तो हेड उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में रेस्टिट्यूशन हुआ था। तो 45 डिग्री एंगल पहले रेस्टिट्यूशन में हुआ था, और 45 डिग्री एंगल और घूम जाता है, तो टोटल 90 डिग्री पर ये आ जाता है। कब? एक्सटर्नल रोटेशन के बाद। ठीक है ना? एज द एंटीरियर शोल्डर रोटेट टुवर्ड्स द सिम्फाइसिस प्यूबिस फ्रॉम द ओब्लिक डायमीटर। क्योंकि जो शोल्डर्स थे पहले ओब्लिक डायमीटर में थे और अभी ये वर्टिकल आ गए हैं, तो इसी डायरेक्शन में हेड घूमता है इस प्रकार। ठीक है? तो ये होगा एक्सटर्नल रोटेशन। तो एक्सटर्नल रोटेशन सेम डायरेक्शन में है जिस तरफ रेस्टिट्यूशन हुआ था।
इसके बाद एक्सपल्शन होता है, ठीक है ना। एक्सपल्शन किस चीज़ का? एक्सपल्शन लास्ट मैकेनिज्म का पॉइंट है जिसमें शोल्डर्स और ट्रंक का एक्सपल्शन होता है, मतलब बेबी की डिलीवरी अब यहाँ पर हो जाती है। आफ्टर द शोल्डर्स आर पोजिशन एंटीरो पोस्टीरियरली, जब शोल्डर्स एंटीरियो पोस्टीरियरली सेट हो जाते हैं तो फर्दर डिसेंट टेक प्लेस, डिसेंट फिर से होता है, बट अब शोल्डर डिलीवर होते हैं। अब शोल्डर का ध्यान रखना क्योंकि ये जो डायमीटर है बाई एक्रोमियल ये काफ़ी ज़्यादा है, तो एक शोल्डर पहले डिलीवर होगा। तो कौन सा शोल्डर डिलीवर पहले करते हैं? एंटीरियर, ठीक है ना। थोड़ा सा बेबी के हेड को पकड़ के थोड़ा सा नीचे मूव करेंगे तो लेटरल फ्लेक्शन होगा ट्रंक का, तो एंटीरियर हेड जो शोल्डर है वो डिलीवर हो जाएगा, और फिर ऊपर की तरफ मूव करेंगे लेटरल फ्लेक्शन अपोजिट साइड में, तो नीचे वाला हेड भी शोल्डर भी डिलीवर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोनों शोल्डर्स डिलीवर होंगे, और साइमल्टेनियसली जब प्रेशर यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पूरा का पूरा ट्रंक भी डिलीवर हो जाएगा। तो एक्सपल्शन ऑफ शोल्डर्स एंड ट्रंक ये साइमल्टेनियसली होते हैं और डिलीवरी बेबी की हो जाती है। My student support system. Keep watching, keep learning.